और आरएलएसपी ने दो टूक कह दिया कि 36 का आंकड़ा रखने वाले नीतीश और लालू ने सीटों का बंटवारा कर लिया, एनडीए में देरी क्यों? जल्द से जल्द बिहार में जितना जल्दी हो भाजपा बड़ी पार्टी होने के हैसियत से एनडीए की बैठक बुलावे और एक सप्ताह के अंदर में निश्चित रूप से सीट का बंटवारा हो जाना। रामविलास पासवान ने भी इन नेताओं की बातों का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि सीटों का बंटवारा समय की मांग है। नहीं है, मतलब हम आपस में जो कार्यकर्ता का, हर पार्टी जो कार्यकर्ता है उनका अपना दबाव होता है। कार्यकर्ता थोड़ा बेचैन जरूर हो रहे हैं कि भाई पार्टी हमारी गरीब है या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग हैं, गरीब लोग हैं। जो गरीब पार्टी है उसमें कैंडिडेट का इतना जल्दी चुनाव हो जाता है तो लोग अपने अपने फील्ड में जो है सो लग जाएंगे। जितना देरी हो रहा है तो हम लोग भी क्या कहते हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए जो है जल्दी से हो जाना चाहिए। सीटों पर एनडीए के घटक दलों की अनबन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की नसीहत दे चुके हैं और अपनी पार्टी के लिए 67 और एलजेपी के लिए 74 सीटों की मांग भी कर चुके हैं। मतलब साफ है, बीजेपी के लिए बिहार चुनाव का रास्ता लोकसभा चुनाव की तरह आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी अपने आप को बिहार के बाहुबली मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर बिहार में बीजेपी को पासवान और कुशवाहा ही समीकरण नहीं समझा रहे। पप्पू यादव भी पॉलिटिक्स की एबीसी समझाने में लगे हुए हैं। बिहार में पप्पू की पावर पॉलिटिक्स, बीजेपी को पप्पू की घुड़की, साथ लो वरना ओवैसी का दामन थाम लूंगा। बिहार चुनावी डगर पर चल रहा है और यहाँ की सियासी पार्टियां अपनी अपनी किलेबंदी में लगी हुई हैं। कहीं कोई चूक न हो जाए, इसके लिए वक्त रहती राजनीतिक पार्टियां सियासी बिसात पर साम दाम भय और भेद हर तरह के पासे फेंक रही हैं। कभी आरजेडी के चहेते रहे पप्पू यादव अलग पार्टी बनाने के बाद बीजेपी के प्यारे बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी की मोहब्बत इन्हें भारी पड़ती दिख रही है। एनडीए में अभी तक इनकी एंट्री नहीं हुई है और चुनाव सिर पर आ गया है। लिहाजा उन्होंने 2-2 कह दिया कि बीजेपी को पप्पू की जरूरत है या नहीं, पार्टी बताए। हमारी पार्टी चाहती है कि यदि गठबंधन बीजेपी चाहता हो तो उनको निकलना पड़ेगा इस तस्लीम से, और यदि बीजेपी के मन में हो कि नहीं पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी बिहार को बचाने में सार्थक हो सकता है, तो उन्हें यह समझना होगा हमारी ताकत को। पप्पू यादव यही नहीं रुके, बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए किसी का भी दामन थामने की बात कह दी। इनका इशारा असदुद्दीन ओवैसी की ओर था। ओवैसी बिहार में अपनी पैठ बनाने के लिए सीमांचल की 25 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं और इन्हें भी सहारे की जरूरत है। बिहार बचाने में जिसका भी सहयोग लेना होगा, जिसको भी सहयोग देना होगा, यदि पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार युवा और युवा शक्ति को यदि कोई कबूल करता है तो पप्पू यादव निश्चित रूप से याचक बन के भी हम कबूल करेगा तो हम उसके साथ जाएंगे। कहते हैं सियासत पल पल बदलती रहती है, कौन किस पाले में चला जाए इसका अनुमान बड़े बड़े राजनीतिक पंडित लगाने में नाकाम रहते हैं। जब चाणक्य की धरती बिहार की राजनीति की बात हो तो ये मामला और पेचीदा लगता है। लिहाजा चुनाव की तारीख आने तक यहाँ का राजनीतिक समीकरण बनता बदलता रहेगा। लेकिन जो संकेत पप्पू यादव ने दिए हैं, उसे ये सवाल लाजमी है कि क्या पप्पू यादव बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या पप्पू यादव बीजेपी को ओवैसी का डर दिखा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिहार के मधुबनी में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का फैसला ले चुकी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा के प्रयास से सबसे पहले ये झंझारपुर के सुखैत गांव में खुलेगा। दो कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे पहले मधुबनी के लिए नीतीश जी के प्रयास से यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जमीन तो हमको मिल चुका है, लेकिन उसकी जो कागजी प्रक्रिया हुई सरकार से अलग होने के बाद इनके
तो प्रक्रिया अभी रुक गई है। हमारी सरकार ज्यों बनेगी उस प्रक्रिया को 5 दिन में पूरा करेंगे और झंझारपुर के अंदर सुखेत गांव में जो 25 एकड़ जमीन है उसमें नया कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे। इधर भारत और नेपाल ने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। नेपाल की यात्रा पर गए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस एमओयू पर साइन किया। वहीं नेपाल की ओर से वहां के वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री सुनील बहादुर थापा ने साइन किया। इसके साथ ही रक्सौल और अमलेखगंज के बीच पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने तेल और गैस के क्षेत्र में आपसी सहयोग के विस्तार की भी बात कही। सोमवार को दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। भारतीय बाजार को जहां 7 लाख करोड़ का झटका लगा तो वहीं एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी बाजार ने भी बड़ा गोता लगाया। आइए दिखाते हैं किस देश को कितना कितना नुकसान हुआ है। भारत में निवेशकों को लगा 7 लाख करोड़ का चूना। बीएसई को लगा पिछले 7 साल में सबसे बड़ा झटका। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट ने लगाया ऐतिहासिक गोता। शंघाई कंपोजिट ने पूरे साल की बढ़त गंवाई। जापान के निक्कोई में भी 3% की गिरावट। चीन की सुनामी से दुनिया में हाहाकार। ड्रैगन ने ऐसा डंक लगाया कि अकेले भारत में निवेशकों के 7 लाख करोड़ लुट गए। इतिहास की चौथी सबसे बड़ी गिरावट के साथ बीएसई 1625 अंकों यानी करीब 6% की गिरावट के साथ 25,741 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी करीब 3.5% का गोता लगाया और 7,809 अंक पर जाकर बंद हुआ। सोमवार को बाजार खुलते ही शेयर मार्केट ने गोता लगाना शुरू कर दिया था। इस स्थिति को देखते हुए आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्री ने मोर्चा संभाला। India is in a good position with strengthening growth, a low current account deficit, a narrowing fiscal deficit. I have no doubt that once these transient trends are over, the markets in India particularly will settle down, they'll restore back. रघुराम की अपील और जेटली की दलील काम नहीं आई और भारतीय निवेशकों के हाथों से तोते उड़ गए। अकेले भारतीय बाजार में हाहाकार नहीं मचा है, पूरे एशियाई और यूरोपीय बाजार में सुनामी आई है। जरा देखिए, शंघाई में कोहराम। शंघाई कंपोजिट 7.25% गिरकर 3,270 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट के दौरान शंघाई कंपोजिट ने पूरे साल की बढ़त गंवा दी है। जापान हुआ बर्बाद। जापान का निक्केई को भी 3% का चूना लगा है और बाजार 18,850 के नीचे पहुंच गया। कोरिया ताइवान का हाल बेहाल। कोरियाई बाजार कोस्पी में भी 2.20% गिरावट, जबकि ताइवान का इंडेक्स करीब 7% गिरकर 7,300 के नीचे आ गिरा। एशियाई बाजार की तरह वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय मार्केट का भी यही हाल है। इधर डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 64 पैसे यानी 1% की कमजोरी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बाजार में कोहराम के पीछे चीन की आर्थिक मंदी को बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन चीन के साथ साथ कुछ और भी है जिसने बाजार को दहलाया है, हजारों लोगों को रुलाया है। आइए दिखाते हैं क्यों गिर रहे हैं दुनिया भर के बाजार। हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई एक झटके में डूब गई। बाजार ने ऐसा गोता लगाया कि अकेले भारत में 7 लाख करोड़ का चूना लगा है। खास बात यह है कि बिकवाली के इस दौर में छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाजार में आई इस सुनामी के पीछे कई वजह हैं। मसलन, क्यों गिरा बाजार? चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन की वजह से दुनिया के बाजार में सुनामी आई। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट ने जब ऐतिहासिक गोता लगाया तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का संदेश गया। क्रूड ऑयल की कीमतों में आई कमी से भी बाजार को बड़ा झटका लगा। ग्रीस संकट का असर अभी भी कायम है और यूरोप उस संकट से उबरा नहीं है। भारतीय निवेशकों की चाल ने भी मामला खराब किया। पहले कुछ निवेशकों ने 2000 करोड़ मार्केट से निकाल लिए, जिसके बाद हाहाकार मच गया। मंदी के संकट से बचने के लिए चीन ने जो रणनीति बनाई थी उसका उल्टा असर हुआ। चीन तो डूबा ही डूबा, पूरी दुनिया में भी कोहराम मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।
का वादा। उठाते रहेंगे जनता से जुड़े मुद्दे, हर कीमत पर। ईटीवी की खबरों का होता है बड़ा असर, जाग जाता है प्रशासन, होशियार हो जाते हैं अफसर, दोषियों पर एक्शन लेने को मजबूर हो जाती हैं सरकारें। जनता के साथ साथ हम अफसरों को भी दिलवाते हैं इंसाफ, महिला IAS अफसर को भी मिला इंसाफ। ईटीवी खबर ही जीवन है। और भाई क्या हाल है? सब ठीक है भाई। आजकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ हो? क्या कहे भाई, खेती बाड़ी से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर चौपाल पर तो खेती बाड़ी की ही जानकारी देते हैं। क्या हुआ भाई? भाई आजकल खेती बाड़ी की जानकारी सुबह सुबह ही ले लेता हूँ। वो कैसे? भाई उन्नतशील खेती, कृषि सह व्यवसाय, नई तकनीकी, यही नहीं खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी अन्नदाता में मिल जाती है। इंसान नहीं होता गलत, सोच से पैदा होते हैं जुर्म, जो देती है गुनाह को अंजाम। ये है प्रवीण दत्ता, जो करते हैं हर जुर्म का कत्ल ताकि आप रहें महफूज। देखिए दास्ताने जुर्म। नेपाल में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 37 पुलिस वालों के साथ कई प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर है। आपको बता दें कि नेपाल में संविधान में समान अधिकार के लिए आंदोलन चल रहा है, जो अब हिंसक हो गया है। समान अधिकार के लिए लाल हुआ नेपाल। टीकापुर में पुलिस पब्लिक के बीच हिंसक संघर्ष, 37 पुलिस वाले समेत कई लोगों की मौत। संविधान में समान अधिकार के लिए नेपाल में जो आंदोलन चल रहा है वो सोमवार को हिंसक हो उठा और टीकापुर में एक SSP, 36 पुलिस वाले और कई आंदोलनकारियों की मौत हो गई। संविधान में समान अधिकार समेत कई दूसरे मांगों को लेकर नेपाल के 22 जिलों में अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। सोमवार को इन 22 जिलों में बंदी का आयोजन किया गया था। इसी दौरान कैलाली के टीकापुर में आंदोलनकारी और पुलिस वाले आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में SSP लक्ष्मण न्योपा ने, पुलिस निरीक्षक बलराम विष्ट और केशव बोहरा समेत 37 से ज्यादा पुलिस वालों की मौत हो गई। मरने वालों में कई आंदोलनकारी भी शामिल हैं। इस हिंसक झड़प में 72 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और भारत पर एक बार फिर आतंकियों की नापाक नजर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर और जैश के 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। इन आतंकियों को पीओके में मौजूद 17 ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग कैंपों को वहां ISI की मदद से चलाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि भारत के डोजियर में इस बात का जिक्र है और इस डोजियर पर NSA लेवल की मीटिंग में चर्चा भी होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद के मसले पर बातचीत करने से मना कर दिया और NSA लेवल की मीटिंग रद्द कर दी गई। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 राज्यों की माला, खूबसूरती में 4 चांद बना 8वां राज्य। यहाँ की संस्कृति, रूप रंग और बोलियां जुदा हैं, फिर भी एक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट। 8 राज्यों के आम मुद्दों से जुड़े वास्तविक प्रतिरूप। जानिए नॉर्थ ईस्ट को और करीब से। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट, हर रविवार दोपहर 3 बजे। अपने दिन की कीजिए शानदार शुरुआत मॉर्निंग न्यूज के साथ।
सोमवार से हर रोज सुबह 6 बजे। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव बॉल हवा में। मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में। इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरी कॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा। और इसी के साथ ईटीवी स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संतोष भारतीय सिने जगत में अब उतरने जा रहे हैं। जी हां, फिल्म हो गया दिमाग का दही में बतौर प्रोड्यूसर वो हिंदी फिल्म जगत में एंट्री कर रहे हैं। इस फिल्म में दिग्गज कलाकारों का जमघट और यूट्यूब पर फिल्म को मिले लाखों हिट्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया। और सबसे खास बात की इस फिल्म में कादर खान साहब फिल्मों में कमबैक कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। हो गया दिमाग का दही एक कॉमेडी ड्रामा है। इस फिल्म में राजपाल यादव, संजय मिश्रा के अलावा ओमपुरी, कादर खान, रजाक खान जैसे हास्य कलाकार दर्शकों को हंसा हंसाकर लोटपोट करने को मजबूर कर देंगे। हेलो, कब ले जाएंगे? जब देखो फोन करता रहता है, कब ले जाएंगे, कब ले जाएंगे। हमें चाय भी है। वैसे तो ये फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होगी, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सोशल साइट्स पर इसके खूब चर्चे हो रहे हैं। यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इसे हिट्स दिए हैं। लगातार सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म हास्य फिल्मों में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हम मिर्जा किशन सिंह जोसेफ हैं, इस हवेली के मालिक। क्या बात है? आशिक अली, एडवोकेट, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट, LLB फ्रॉम मार्शल आर्ट। खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने कादर खान साहब की फिल्मों में वापसी का ट्विटर पर कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। वाकई अमित जी के इस ऐलान के बाद तो फिल्म में दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। जब एक साथ इतने महान दिग्गज हंसाने पे उतर आएंगे तो हंसी तो छूटती ही है। हमें चाय भी है। तुम तीनों होनहारों ने बड़ी ईमानदारी से मुझे बर्बाद किया है। बड़ी सी हवेली के कागजात ये तुम्हारे नाम पे कर दिया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध फेमस कॉमेडियन और अभिनेता कादर खान भी इस फिल्म के बारे में कुछ कहते हैं। क्या कहना है कादर खान साहब का, जरा आप भी गौर फरमाइए। पैसे इन्होंने फिल्में देने का के पीछे क्या ऐसा क्या इन्होंने किया जो आपको इतना भरोसा हुआ? देवी दर्शन और ईमानदारी और काम से लगाओ, ये काम तीन चार चीजें लगाओ। लगाओ, इनका बहुत अच्छा था। और दिमाग का दही हो गया दिमाग का दही। आपने दही बना दिया दिमाग का।
गौरतलब है कि अमिताभ की बहुत सी फिल्मों जैसे शराबी, कूली, देश प्रेमी, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना और हम और अग्निपथ में कादर खान साहब ने डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखा। तुम तीनों होनहारों ने बड़ी ईमानदारी से मुझे बर्बाद किया। बड़ी सी हवेली के कागजात। कुल मिलाकर हो गया दिमाग का दही। ये फिल्म काफी चर्चाओं में है और कादर खान साहब की वापसी ने फिल्म को और महत्वपूर्ण बना दिया। ईटीवी की ओर से संतोष भारती को इस नई पारी की शुभकामनाएं। मुंबई से ईटीवी के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात शानदार जीत की तो कोहली के विराट सेना ने कोलंबो में वो कमाल कर दिया जिसका इंतजार सभी क्रिकेट प्रेमियों को था। दूसरे टेस्ट के पहले दिन से ही मैच पर अपना दबदबा बनाने वाली टीम इंडिया ने आखिरकार कोलंबो में अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। कोलंबो के किंग यंगिस्तान ने मारी बाजी। कोहली की कप्तानी में जीते पहला टेस्ट। ये जीत के लम्हे ये बताने के लिए काफी हैं कि यंगिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए उन्हें श्रीलंका दौरे पर भेजा गया था। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन से ही मेजबान टीम पर दबदबा बनाने वाली टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट बड़े ही रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया। भारत ने श्रीलंका को 278 रन से हराया। श्रीलंका के सामने 413 रन का लक्ष्य था, जिसके सामने श्रीलंका की पूरी टीम 134 रन पर ही ढेर हो गई। 5वें दिन का खेल शुरू होते ही भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजी क्रम पर करारा प्रहार किया। उसके सामने मैथ्यूज एंड कंपनी ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। दूसरे टेस्ट में अश्विन ने लिए 7 विकेट। महिला की स्पिनर अमित मिश्रा ने चटकाए 7 विकेट, जबकि तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं ईशांत शर्मा ने 3 विकेट झटके। गॉल टेस्ट से सीख लेते हुए यंगिस्तान ने कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। एक और जहां टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी भरा प्रदर्शन किया, तो वहीं गेंदबाजों ने भी अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। इस जीत ने यह तो साबित कर दिया कि यंगिस्तान अब किसी भी चुनौती के लिए एकदम तैयार है। अविनाश कुमार, ईटीवी स्पोर्ट्स। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं तिरछी नजर के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर ही जीवन है। नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। देश में दुष्कर्म की वारदातों की जिस तरह बाढ़ सी आई हुई है, उसे देखते हुए एक बहुत पुराने पत्रकार जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि प्रवीण भाई, मैंने अपने पूरे करियर में दुष्कर्म की जितनी वारदातों की रिपोर्टिंग नहीं की, शायद पिछले 2 सालों में तुम उतनी दुष्कर्म की वारदातें देख सुन चुके होगे। बात सही है और दुखद भी है। अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखते वक्त मुझे लगा आप सबके साथ जरूर से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं।
अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आपके हिसाब से देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म कहां हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका जवाब हो किसी महानगर के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में दुष्कर्म की असल बाढ़ आई हुई है मध्य प्रदेश में, जहां पर 5000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए अकेले साल 2014 में। यानी रोजाना लगभग 13 बलात्कार दर्ज किए गए मध्य प्रदेश में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, जी नहीं, यूपी नहीं, बिहार नहीं, बल्कि राजस्थान, जहां पर 3700 से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज किए गए साल 2014 में। तीसरे और चौथे नंबर की पायदान पर कब्जा किया है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने, जहां पर 3400 से कुछ ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए दुष्कर्म के। अगर इसके बाद नंबर की बात की जाए तो आते हैं हरियाणा, बिहार, झारखंड, जहां आंकड़ा 1100 के आसपास रहा। देश में सबसे कम दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए एक ऐसे राज्य में जो जाना जाता अपनी खुली संस्कृति के लिए, जहां महिलाओं के पहनावे पर कम रोक टोक है, बल्कि बिल्कुल भी रोक टोक नहीं है, जहां महिलाएं देर रात कभी भी कहीं भी निकल सकती हैं, और यह राज्य है गोवा, जहां पर यह आंकड़ा 100 को भी नहीं छू पाया। यानी पूरे साल में सिर्फ 95 मामले दर्ज हुए, 95 साल 2014 में। यानी जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां और महिलाएं कम कपड़े पहनकर, खुलापन रखकर पुरुषों को उकसाती हैं बलात्कार के लिए, वो कितने गलत हैं ये बताते हैं ये आंकड़े। बहरहाल इस पर गौर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और आज सबसे पहले देखिए आज का रोज नामचा। हरियाणा बिजली वितरण निगम के कैशियर पर गोलियां बरसाते हुए लुटेरे 12 लाख लूटकर हुए फरार। पंचकुला में हुई इस घटना में कैशियर की हुई मौत। गौरतलब है कि 7 साल पहले भी इसी कैशियर से लूटे गए थे 15 लाख रुपए। उस समय पुलिस ने कैशियर के खिलाफ दर्ज किया था गबन का मामला। इस मामले में कोर्ट से बरी होने पर 1 साल पहले ही वह पुनः नौकरी पर हुआ था बहाल। उज्जैन के जिला अस्पताल की पुलिस चौकी बनी शराब पीने का अड्डा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बेरोक टोक पीते हैं शराब। इसी बात पर अस्पताल की निजी सुरक्षा गार्डों और चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच हुआ हंगामा। मेडिकल टेस्ट में पुलिसकर्मियों के नशे में होने की हुई पुष्टि। आईसीआईसीआई बैंक चूरू के उप शाखा प्रबंधक मनोज वर्मा ने किया 5,86,39,000 का गबन। चूरू कोतवाली पुलिस ने आरोपी मैनेजर को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जयपुर के एक होटल से किया गिरफ्तार। आरोपी ने गबन करना किया कबूल। 2 साल से कर रहा था बैंक राशि में हेरा फेरी। आरोपी मैनेजर से चूरू पुलिस कर रही है पूछताछ। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट एरिया में ट्रक ड्राइवर ने 5 मजदूरों को कुचला। दिन में ट्रक चालक का मजदूरों से हुआ था झगड़ा। रात में बदले की भावना से ड्राइवर ने शराब पीकर सोते हुए 8 मजदूरों पर चढ़ाया ट्रक। हादसे में 5 की हुई मौत, 3 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को किया गिरफ्तार। रतलाम में पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। स्टेशन रोड थाने के 2 पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर नाबालिग को पीटा। पीड़ित है बीजेपी की महिला नेता का भतीजा। पीड़ित की गाड़ी आरोपी पुलिसकर्मियों की बाइक से टकरा गई थी। पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से हुआ देर रात एक किशोर का अपहरण। रास्ता पूछने के बहाने किशोर को किया बेहोश और जबरन गाड़ी में डाल ले गए। भीलवाड़ा में किशोर किसी तरह बदमाशों के चंगुल से हुआ आजाद। पीड़ित किशोर के अनुसार गाड़ी में थे 7 और किशोर बच्चे। बदमाश इनमें से 2 किशोरों को बेचने की भी बात कर रहे थे। शाहपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बदमाशों और उनकी गाड़ी की शुरू की तलाश। हरियाणा पुलिस के ऑनलाइन वेब पोर्टल हर समय में इन 8 महीनों के दौरान हुई 31,000 शिकायतें दर्ज। पुलिस वेब पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर कर रही है निपटारा। इन शिकायतों में से 27,000 शिकायतों का किया जा चुका है निपटारा। इंदौर के शांति नगर में रहने वाले 15 साल के मासूम पर पुलिस ने ढहाए अत्याचार। 35 घंटे तक थाने में ले जाकर कराया मजदूरों जैसा कार्य। गौरतलब है कि आजाद नगर थाना पुलिस पीड़ित को रात में घर में सोते हुए उठा कर ले गई। नाबालिग पर पुलिस ने लगाया था अवैध शराब बेचने का आरोप। पीड़ित के परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग।
ब्यावर के बहुचर्चित एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बाल मुकुंद अग्रवाल के अपहरण और हत्याकांड के आरोपियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।